मीठा खाने से डायबिटीज होती है या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेनली हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डायबिटीज़ हम्म, बनने का। जिसको शुगर होता है, हम्म, वो पेशेंट से पूछो कि डॉक्टर उसको इतना परहेज़ लिख देता है, वो बेचारा नहीं कर पाता क्योंकि वो हम्म, बचपन से इतना मीठा खाता आ रहा है। देखा जाए तो आप कि आप अपने घर पे भी देखना कि सबकी हैबिट होती है खाना खाने के बाद तो यार कुछ मीठा तो खाते ही हैं, कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए। तो लोग बिना मीठे खाए नहीं रह सकते, बहुत हम्म, मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ बचपन से खाते आए हैं वो अचानक से कह दे डॉक्टर बंद कल से, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्रेविंग होती है बॉडी में। तो अगर कोई अपना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे तो आप देखोगे या तो उसकी मेडिसिन उतनी रहती है या कम होएगी, हम्म। फॉर श्योर। लेकिन कोई परहेज नहीं कर पाता तो उसकी विद टाइम मेडिसिन की डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। अगर हम प्रोटीन डाइट थोड़ा बढ़ाते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी कुछ? हाँ, डेफिनेटली। मेनली हमारी डायबिटीज़ में प्रोटीन में भी कमी आ जाती है, सेल्स के अंदर प्रोटीन लेस होने लगता है, तो हम्म, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारी ज़रूर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो हम यही कहते हैं कि प्रोटीन डाइट बढ़ाओ, जिससे कि डायबिटीज़ भी थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है और हर 4 में से एक व्यक्ति इंडिया में डायबिटिक है। और डायबिटिक होने के साथ साथ उसको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक गर्ग, जो कि एमबीबीएस एमडी मेडिसन है और मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के। और वो हमें काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाले हैं कि कैसे हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य बडी शो विद डॉक्टर अभिषेक गर्ग। सो डॉक्टर, डायबिटीज स्टार्ट ही क्यों होती है पेशेंट के अंदर? एक ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज का क्या रोल और क्यों स्टार्ट हो रही है ये? ज़्यादातर हम सुनते हैं कि मीठा खाने की वजह से हो गया, यही रीज़न है क्या? नहीं, नहीं। एक्चुअली सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, तभी हम इसका आंसर कर पाएँगे। तो पहली जो क्लासिफ़िकेशंस थी, वो कहती थी टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, बट अब लेटेस्ट क्लासिफ़िकेशन डिफरेंट है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो ये होता है कि वो जेनेटिकली आ रही है, बच्चों में वो ज़्यादातर कॉमन होती है। उसमें एक्चुअली हमारा जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज़ से, इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा पैनक्रियाज़ के जो बीटा सेल्स हैं, वो डैमेज्ड हैं। ओके। तो देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, उसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसका रीज़न तो ये हो गया। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो ज़्यादातर अडल्ट ऑनसेट होती है, जो ज़्यादातर ओबीस पेशेंट होते हैं जो, हम्म। ठीक है? जो मेनली ओबेसिटी जो सेंट्रोपिटल ओबेसिटी होती है, मतलब कि मोटापे जो की शिकार हाँ होते हैं। जी, जो पेट पे ज़्यादातर होती है ओबेसिटी, उसमें क्या होता है फैट फैट जो हमारा फैट होता है, वो लिवर में जाता है मेटाबॉलिज़्म होने, तो फ्री फैटी एसिड्स की वजह से लाइपोलाइसिस बढ़ जाती है, हम्म। जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन है, वो तो काम है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन व्हिच लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। आप कहना चाह रहे हैं कि टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, जी, बट टाइप 2 में बनता है तो वो काम नहीं कर पाता उस जी, तरीके से। जी, दैट्स व्हाई। और टाइप 1 ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो जी, वो बड़े होते तक मतलब रहेगी उनके साथ टाइप 1 डायबिटीज़? जी। टाइप 1 डायबिटीज़ जब तक लाइफ़ है तब हुँ, तक टाइप 1 डायबिटीज़ पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में ख़त्म हो चुके हैं। ओके। इसके बारे में तो काफ़ी लंबी चर्चा होने वाली है। जी। इसको बाद में। क्या कॉमन सिम्पटम्स आप देखते हैं पेशेंट के अंदर कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलते हैं? जनरली तो हम बात टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ही करने वाले हैं, जी। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है 90% ऑफ द पीपल हैविंग टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटिक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं जी, ओवरऑल। जी, जी, जी। तो जो मेन लक्षण होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले पेशाब ज़्यादा आना, हुँ, रात में इंसान को पेशाब ज़्यादा आएगा, नॉक्टूरिया भी होता है। प्यास ज़्यादा लगना, बाबा पानी पीता रहेगा, मुँह सूखा-सूखा रहेगा और थर्ड इज़ वेट लॉस। ओके। फ्रीक्वेंटली वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना चाहिए कि मतलब कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारा इतना केजी ऑफ वेट लॉस हो चुका है। तो दीज़ आर द मेन 3 सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़। हुँ। क्या जॉइंट्स पेन होना या फिर बालों में खिंचाव महसूस होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं क्या? ये बहुत ही जनरल सिम्पटम्स हो गए। हुँ, ये बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं। हुँ, डायबिटीज़ में भी हो सकते हैं बट इट्स नॉट अ मेन सिम्पटम ऑफ डायबिटीज़। हुँ। देयर आर ओनली 3 मेन सिम्पटम्स जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं हाँ, पेशेंट को मेन सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़ हैं। डॉक्टर आप बता रहे थे कि वेट लॉस होता है, तो उसका रीज़न क्या है? वो तो मैंने सुना है कि दवाई खाने की वजह से जो मेटफॉर्मिन होता है उसके अंदर,
उसकी वजह से वेट लॉस होता है, एक्सेस वेट लॉस, या फिर कुछ और है? नहीं, नहीं, वेट लॉस का रीज़न डायबिटीज़ में कुछ और होता है, क्योंकि हमारा मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस बढ़ गया और बहुत सारी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कितनी बार पेशेंट को अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए? देखो जो हमारी बुक्स कहती हैं कि सबसे पहले अगर हमें डायग्नोसिस करनी है शुगर की, हमारे पास पेशेंट इन इन लक्षणों के साथ आया कि भई प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है हमें या फिर वेट लॉस हो रहा है हमारा सिग्निफिकेंट, तो हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन मतलब दिमाग में आता है कि भाई शुगर चेक कराओ। तो हम पूछते हैं कि पेशेंट ने खाना खाया है, नहीं खाया है, खाली पेट आया है। तो अगर पेशेंट फास्टिंग लेवल में आ रहा है, तो फास्टिंग में इट इज़ इंडिकेटेड दैट नॉर्मल रेंज होएगी वो हमारी लेस देन 100 होएगी। अगर अगर हमारी 100 टू 125 में आ रही है, तो मतलब कि इम्पेयर्ड है, मतलब कि पेशेंट प्री डायबिटिक है और मोर देन 126 इज़ डायबिटीज़ ओके। इन फास्टिंग स्टेट। लेकिन अगर हम बात करें कि पेशेंट रैंडम शुगर चेक करा रहा है कि मतलब वो खाना-वाना खा रखा है उसने, तो हम जब चेक करते हैं उनकी शुगर अगर 140 से लेस आ रही है, हुँ, तो हम कहेंगे कि नॉन डायबिटिक। 140 टू 199 आ रही है, तो प्री डायबिटिक, मोर देन 200 इज़ डायबिटीज़। ओह! दीज़ आर द नॉर्मल रेंज जो डायबिटिक पेशेंट की में होती है। रहती है। मेरा पहला क्वेश्चन ही वही दोबारा से कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है? या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है? ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेनली जो मैंने बताया रीज़न कि जो सेंट्रोपिटल ओबेसिटी, मीठा खाने से ज़रूर हमारा बॉडी में फैट डिपॉज़िशन होता है। मेनली हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डायबिटीज़ बनने हुँ, का। इसलिए हम बचपन से कहते हैं कि लो शुगर, लेस फैट डाइट, कार्ब्स कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ। तो ये इसलिए कहा जाता है कि मेनली ओबेसिटी कम हो, हमारी बॉडी में मतलब कि इस तरह के फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स ना बढ़ें, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कम ना हो जाएँ, जिसकी वजह से हमारा शुगर बनना स्टार्ट ना हो जाए। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो क्या वो मीठा खा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा भी नहीं? नहीं, बोलते हैं ना नहीं। चाशनी वाला नहीं खा सकता, लड्डू खा सकता है, तो किसी भी तरह का नहीं खा सकता? नहीं, नहीं। कुछ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन हेल्दी डायबिटिक पेशेंट के लिए? सबसे पहले हेल्दी स्नैक्स में आते हैं नट्स, हुँ, जैसे अखरोट हो गए, काजू, बादाम, ठीक है? उसके बाद हम ले सकते हैं वेजिटेबल्स में जैसे कि हमारे मूली हो गई, ठीक है? कैप्सिकम, सैलेड्स, सारे सैलेड, सूप्स, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में जैसे हम अनियन और टमाटोज़ डाल के हम बना के मतलब पेशेंट को टेस्टी भी लगे, हुँ, तो वो भी दे सकते हैं। और नट नट जो ऑयल होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल नहीं खाना, नट ऑयल हम खा सकते हैं। और स्नैक्स में जैसे कि पनीर हो गया, हुँ, सोयाबीन हो गई, सोया चंक्स हो गए, ये बहुत ही अच्छा रहते हैं। और जैसे दाल हो गई, दाल खा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारे हेल्दी स्नैक्स में आते हैं। सूप्स हो गए, हुँ। सारे सूप इंडिकेटेड होते हैं। चिकन सूप, बॉइल्ड एग हो गया, एग सबसे ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है। मेनली हमें प्रोटीन डाइट बढ़ानी होती है, कार्ब्स और फैट थोड़े कम रखने होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन डाइट थोड़ा बढ़ाते हैं तो डायबिटिक को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी कुछ? हाँ, डेफ़िनेटली। हुँ, मेनली हमारी डायबिटीज़ में प्रोटीन में भी कमी आ जाती है, सेल्स के अंदर प्रोटीन लेस होने लगता है, तो हुँ, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारी ज़रूर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। हुँ। तो हम यही कहते हैं कि प्रोटीन डाइट बढ़ाओ, जिससे कि डायबिटीज़ भी थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क पड़ेगा। अभी आपने डाइट की बात करी तो सैलेड के बारे में आप बता रहे थे। तो वन थिंग आई रिमेंबर, अभी ना गौरव तनेजा करके एक यूट्यूबर है, ही वेंट टू मैकडॉनल्ड्स। उसने वहाँ से बर्गर खाया, देन आइसक्रीम खाई। उसने अपना ब्लड ग्लूकोज़ लेवल चेक किया। उसने रखा हुआ था कि हाँ, मैं चेक करूँगा डेली मैं क्या खा रहा हूँ और कैसे हो रहा है। तो उसने जब बर्गर और आइसक्रीम खाया तो उसका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ था। ठीक है। कितना बड़ा हुआ था? काफ़ी बढ़ा हुआ था। ठीक है। आई डोंट नो द नंबर्स, बट नेक्स्ट डे सेम उसने क्या किया कि उससे पहले उसने काफ़ी सारी सैलेड खा ली, ओके। है ना? और उसके बाद उसने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक किया, मतलब सेम बर्गर खाया और और वही आइसक्रीम आइसक्रीम खाई। ठीक है। वो ब्लड शुगर लेवल में ड्रास्टिक चेंजेस थे। हुँ। जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था ना वो नीचे आ गया, काफ़ी डाउन आ गया था। वो आफ्टर ईटिंग हाँ, हाँ, सैलेड। हाँ, आफ्टर ईटिंग सैलेड। तो हुँ, हुँ, वो क्या मेजर रोल प्ले कर रहा है? खाया तो उसने फिर भी वही, बट उससे हुँ। पहले उसने सैलेड ही तो यूज़ करी। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसे कैसे चेंजेस आ गए उसके अंदर ब्लड मेनली शुगर लेवल? कैलोरीज़ होती हैं मेनली, ठीक है? और जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएँ। हुँ, मेनली हमारी बॉडी में एसजीएलटी1 रिसेप्टर होते हैं पेट के अंदर, जो हमारा ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्प्शन में मदद करते हैं। अगर हम सैलेड लेते हैं, तो हमारा डाइजेशन फ़ास्ट हो जाता है, ग्लूकोज़ की एब्ज़ॉर्प्शन थोड़ी कम हो जाएगी। ओके। तो ये एक तरीके का मतलब दिस इज़ मतलब वन ऑफ द हाइपोथेसिस कि कह हुँ, सकते हैं कि उनमें ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ नहीं होंगे जो हेल्दी डाइट पे हैं।
हुँ, इंस्टेड ऑफ जो बिल्कुल ही जंक फूड खा रहे हैं। हुँ, सपोज़ डायरेक्टली उन्होंने आइसक्रीम एंड बर्गर खाया तो उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम इंक्रीज़ बहुत जल्दी हो बढ़े। गए, हाँ। उन्होंने सैलेड खा के ये बर्गर खाया उनका नहीं बढ़ा। तो हुँ, वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि डाइजेशन उनका अच्छा था, ग्लूकोज़ हुँ। एब्ज़ॉर्प्शन कम हुआ पेट से, इसकी वजह से ब्लड में कम पहुँचा तो हमें ग्लूकोज़। ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमें खाना खाने से पहले सैलेड तो फिर लेना चलेगा। सैलेड इज़ चाहे हम मस्ट, डायबिटिक हैं या नहीं है, नॉन बट डायबिटिक या हाँ, तो भी हमारा बढ़िया रहेगा एकदम से। यस। अगर मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, तो क्या करना चाहिए उस केसेज़ में? देखो, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि पेशेंट को मतलब कि उसको पता भी है या नहीं हुँ, पता। कि मतलब कि उसको पता ही नहीं हो उसके ब्लड शुगर, क्योंकि जो शुगर बीमारी है वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है बहुत टाइम तक। ओके। ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स जो मैंने 3 सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स आए भी या नहीं आए। हुँ, तो अगर जो इंसान डायबिटिक है, अगर वो अपनी शुगर चेक कर रहा है, उसको लगा कि भाई मेरे मेरे तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स आई हैं और वो अपनी डोज़ खा रहा है, तो जिस भी डॉक्टर से खा रहा है तो उससे एक बारी कंसल्ट करे कि मेरे डायबिटिक मैं आफ्टर टेकिंग मतलब मेरे मेडिसिन्स लेने के बावजूद भी मेरी शुगर्स रीडिंग बहुत हाई आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो हमें डोज़ बढ़ानी पड़ती है उस केसेस में, या फिर हमें एट द एंड ये होता है कि अगर मैक्सिमम डोज़ चल रही होती है तो हमें इंसुलिन पे भी लाना पड़ता है। अगर ओके। बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो इंसुलिन इन्फ्यूज़न ये भी एडमिट भी करना पड़ जाता है, क्योंकि देयर आर वेरी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जैसे हुँ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई हुँ, या फिर एचएचएस हो गया। हुँ, जो एचएचएस है होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है और हुँ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है और इसमें पेशेंट इमरजेंसी में ही लैंड अप होता है। हुँ, डायरेक्ट। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर शुगर बढ़ जाए तो उसको ध्यान रखना है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो अपनी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करे कि मेरी बहुत ज़्यादा रीडिंग है, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर उसको एसिम्प्टोमेटिक है और उसको पता चलता है कि मेरे शुगर्स ज़्यादा हाई हैं, तो भी उसको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, हुँ। और उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कराना अपना। चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हमें है या नहीं है, बट रेगुलर चेकअप लेना चाहिए। तो किस एज से लेना चाहिए मतलब रेगुलर चेकअप कि हाँ, मेरे इतने 25 हो गई, 30 एज हो गई, अब मुझे रेगुलर चेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए शुगर का? देखो एक्चुअली आइडियली इंडिकेटेड होता है कि एवरी ईयरली हमें शुगर चेक कराने चाहिए। ओके। क्योंकि शुगर का ये नहीं है कि कब हो जाए, कब ना हो जाए, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है। हुँ, तो अगर हमने चेक कराया, अगर हमारा इम्पेयर्ड आ रहा है, प्री डायबिटिक आ रहा है, तो हम प्री डायबिटिक आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। तो क्या होगा, अगर जो प्री डायबिटिक है तो उनमें तो हम एवरी 6 मंथ कराते हैं शुगर चेक। ओके। लेकिन जिनका मतलब नॉर्मल रेंज में आता है तो एवरी ईयरली हम कहते हैं कि आप शुगर चेक कराइए हुँ, या HbA1c लेवल कराइए। ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ फार्मासिस्ट, तो ओके। वो मेरे को बता रहा था कि मैं कैंप लगाता हूँ, डायबिटिक कैंप। हुँ, तो हर बार मैं ऐसे पेशेंट डिटेक्ट करता हूँ जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनको शुगर भी है, जो आप हुँ, मेरे को बता रहे हैं ना। हुँ, लिटरली उसने यही बताया मेरे को कि मैं हर बार ऐसे कुछ पेशेंट डायग्नोज़ करता हूँ जिनको शुगर हो और अच्छी-खासी लेवल की होती है, 400, 500, और हुँ, कुछ लोगों को तो टाइप 1 भी पता लगता है कि हाँ, इसको शायद टाइप 1 भी हो सकती है जिनकी 600 हुँ, क्रॉस दिखाती है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, ये तो अब कंपल्सरी हो जाना चाहिए कि एक बार अपना रेगुलर चेकअप करा लें, हुँ, इंस्टेड कि हम कुछ लेके बैठे रहें। हुँ, 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 तो हुँ। डॉक्टर आपने ये तो बता दिया कि नहीं क्या-क्या खाना चाहिए, अब क्या नहीं खाना चाहिए? क्या-क्या फूड मैं अवॉइड करूँ इन डायबिटीज़? देखो, सबसे पहले तो जो हम कहते हैं कि मीठा बंद करो, हुँ, लोगों को यही नहीं पता होता मीठे में क्या-क्या आता है। हुँ, वो अपना गुड़, खांड, पता नहीं क्या-क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैंने तो सुने भी नहीं होते। खांड, गुड़ और शुगर केन कि इसमें तो नहीं होती जी, चीनी मना होती है बस शुगर के लिए उनके हुँ, अकॉर्डिंग तो। बट बहुत सारी चीज़ों में वो होते हैं मीठापन। तो मीठा मतलब कि गुड़ बंद, खांड बंद, कुछ चाय फीकी पीनी है, उनको ये हुँ, नहीं पता चाय दूध भी फीकी पीते थे। तो ये चीज़ हुँ, बिल्कुल ही ये कहते हैं कि चाय दूध में बिल्कुल नहीं शुगर एडेड होनी चाहिए। फ्रूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 फ्रूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि खा सकते हो, जामुन, अमरूद और पपीता। इनके अलावा ना कोई फ्रूट्स खा सकते हो, ना मैंगो, सेब, अनार, कीवी और चीकू, ये नहीं खा सकते। इनमें हुँ, सब में जो शुगर्स होते हैं वो शुगर लेवल बढ़ाते हैं बॉडी में। ना अच्छा, कोई रियल जूस पी सकते, ना मौसमी, संतरा इनके जूस भी नहीं पी सकते। ओके। ठीक है? तो जो डायबिटिक पेशेंट हमसे ये बोलते थे अभी तक कि ये तो नेचुरल स्वीट है, तो उसको भी वो कंज़्यूम नहीं कर नहीं कर सकते अभी सकते, तक। यस। हुँ, फ्रूट्स में जैसे मैंने इतनी कट ऑफ कर दी है, 3 फ्रूट्स ही बताए हैं। हुँ। तो ये सच है कि और फ्रूट्स बढ़ाते हैं शुगर। तो जो आप पैक्ड जूस बता रहे हैं, वो तो नहीं पी सकते, बट अगर वो खुद से भी नहीं पी सकते मतलब निकाल रियल के, जूस भी तो ये जो संतरा, मौसमी इन सब हुँ, में भी शुगर वैसे वैसे बढ़ेगा। भी नहीं पी सकते यस। क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट में सुन रहा था डॉक्टर के, तो वो बोलता है कि आप ना
पीने से ज़्यादा उसे खा लो। एक तो फाइबर इंटेक अच्छा हो जाएगा, हुँ। दूसरा आपका पेट भी भरेगा। तो अच्छा है कि आप खा लो, क्योंकि जितना आप खाओगे 2 संतरे, 3 और आप अगर जूस के उस फॉर्म में ले रहे हो तो आप 6-7 6-7 संतरों का संतरे जूस पी लोगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका शुगर लेवल कहाँ बहुत ज़्यादा पहुँचेगा? बढ़ेगा। हुँ। डिफरेंस क्या-क्या है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में? देखो पहले ये मैंने बताया कि क्लासिफ़िकेशन बहुत सारी थी, टाइप हुँ, 1, टाइप 2 और लेकिन जो अब लेटेस्ट है ऐसी कोई क्लासिफ़िकेशन नहीं है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें टाइप 2 भी हो रही है, जो ब अडल्ट्स हैं उनमें टाइप 1 भी हो रही है। बच्चे में किस हिस्से? जो मतलब कि जो पै न्यूनेटल डायबिटीज़ भी होती है, पता है आपको? जो बच्चा नहीं, अभी-अभी पैदा हुआ है, वो डायबिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, न्यूनेटल डायबिटीज़, तो वो ठीक हो है? सकता है कि टाइप 2 भी हो। हो सकता है। बट तो मोस्टली देखो रहता है टाइप 1। क्लासिफ़िकेशन होती है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ़ कर देता हूँ क्लासिफ़िकेशन। तो जो क्लासिफ़िकेशन हम अभी 2022 तक जो फ़ॉलो करते थे, वही बता देते हैं। तो वो ये कहती थी टाइप 1 डायबिटीज़, जो मैंने बताया कि पैनक्रियाज़ नहीं है, तो देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये ऑटो इम्यून होती है, मतलब कि खुद के सेल्स ही पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो गई और इंसुलिन नहीं बनने के कारण ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हुँ, ये टाइप 1 होती है। फिर होती है टाइप 2, जो मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। फिर होती है टाइप 1.5 ए, टाइप 1.5 बी। टाइप 1.5 ए में होती है कीटोसिस प्रोन डायबिटीज। टाइप 2 में होती है लाडा, एलएडीए। तो जो एलएडी होती है टाइप हुँ, 1.5 बी, वो मतलब कि लेटेंट ऑनसेट ऑटोइम्यून डिसीज। इसका मतलब ये है कि जो बड़े लोगों हैं उनमें टाइप 1 जैसी डायबिटीज, ऑटो इम्यून मतलब पेनक्रियास सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन वो अडल्ट अडल्ट लोग हैं। ओके। जैसे सपोज मैं हूँ, आप हैं, हमारे हमारे खुद के सेल्स ही हमारे पेनक्रियास को खराब कर दें हुँ, इस एज में, हुँ, तो हम उसको लाडा बोलते हैं। और टाइप 1.5 ए, हुँ, जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस प्रोन डायबिटीज, उसमें मतलब कि बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। ओके। ऐसे टाइप 3 होती है, टाइप हुँ, 3 में हमारी पेनक्रियाज, जैसे सपोज किसी को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, हुँ, उसकी वजह से उसका पेनक्रियाज खराब हो गया, हुँ, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स भी खराब हो गए, तो हुँ, वो टाइप 3 में आता है, टाइप 3 सी मतलब पेनक्रियाज खराब होने। फिर होती है टाइप 4, वो लेट मतलब कि जो ओल्ड एज वाले, उनमें मतलब कि आफ्टर 60 एज, हुँ, उनमें डायबिटीज हो जाए तो वो टाइप 4 होती है। तो हुँ, ये क्लासिफिकेशन है, रियल क्लासिफिकेशन। ओके। क्या नंबर्स है डायबिटिक का इन इंडिया? मतलब कि हर मतलब देखा जाए तो हर चौथे बंदे में, लोग में हुँ, एक बंदे को डायबिटीज है। मतलब एवरी आउट ऑफ 4 पीपल 1 इज़ डायबिटिक डायबिटीज। पेशेंट। गज़ब! और आज से 20 साल पहले क्या नंबर था इसका? मतलब कि हर 10 लोगों में एक बंदे को डायबिटीज़ है, तो अभी हम 4 में से 1 पे आ गए हैं, और अगले 20 साल बाद हर दूसरे बंदे को। बड़ी खतरनाक बीमारी हुँ। है। स्ट्रेस कहाँ तक सपोर्ट करता है डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को? क्या स्ट्रेस की वजह से जनरली तो जितने हमने अभी तक पॉडकास्ट करे ना, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ स्ट्रेस थी, मेनली तो आई है। तो क्या ये ब्लड शुगर लेवल को भी हार्म करता है? बिल्कुल। स्ट्रेस में हमारे हार्मोन्स अप डाउन इतने होते हैं। मेनली जो शुगर है, ये हमारी एंडोक्राइन डिसीज़ है। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसीज़ इज़ शुगर। तो हमारा जो हार्मोन्स लेवल है वो स्ट्रेस से कंट्रोल होता है। स्ट्रेस हुँ, बढ़ा, हमारे हार्मोन्स बढ़े। हार्मोन्स अप डाउन हुए तो बीमारी हुई। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कि इसलिए स्ट्रेस कम रखो, हमारे हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे। हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे, ना कोई बीमारी होगी, इंसान खुशी-खुशी जीवन काटेगा। मतलब मज़े में रहना चाहिए, यस, लाइफ़ मज़े में होनी चाहिए। यस। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से कैसे रोकें? कि हाँ, मेरे को है तो सही, बट मैं यहीं कंट्रोल कर लूँ, हुँ। उसे कॉम्प्लिकेशन पे ना ले जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या-क्या करूँ? सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि शुगर लेवल कंट्रोल रहने चाहिए। हमारे जो शुगर लेवल कंट्रोल रेंज में आने चाहिए, कि हमारे फास्टिंग लेवल 126 से ऊपर ना जाएँ, हमारे पोस्ट हुँ, प्रांडियल 180 से अबव ना जाएँ। और जो अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गई, मेनली 3 कॉम्प्लिकेशंस सबसे पहले होती हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। अगर पेशेंट को कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे रात में बार-बार उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, तो उसका मतलब कि एक तो उसकी पुअरली कंट्रोल्ड है शुगर, ओके। और उसकी किडनी स्टार्ट हो चुकी है हुँ, डैमेज होना। तो क्योंकि स्टेज 1 होती है किडनी की 5 स्टेज होती है डैमेज की, जो शुगर करता है डैमेज। तो स्टेज 1 में यही होता है हाइपर फिल्ट्रेशन, कि शुगर शुगर पास आउट होने लग जाती है प्रोटीन के साथ यूरिन हुँ, में।
तो ये हाइपर फिल्ट्रेशन स्टेज में ये होता है कि शुरुआत हो चुकी है, तो अब बेस्ट टाइम हो गया है कि हमें शुगर कंट्रोल करना है, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करना है और खाने-पीने में बिल्कुल कट ऑफ करनी चाहिए मीठा की, ओके। ठीक है? और अगर प्रोटीन लॉस बढ़ गया, तो हमें कुछ ऐसी एस इन्हिबिटर्स होते हैं, वो स्टार्ट कर देने चाहिए जिससे कि प्रोटीन यूरिया रुक जाए हुँ। और हमारी किडनी एक्चुअली डैमेज होने से बच जाए, वरना डायलिसिस पे आ जाएगा पेशेंट। तो देखा जाता होगा ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट को डायलिसिस में। बिल्कुल, हुँ, ये सबसे डेडली कॉम्प्लिकेशन है कि हुँ, नेफ्रोपैथी हो जाए, आँखें खराब हो जाएँ, पैरों की नसें खराब हो जाएँ। पेशेंट हुँ, आते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ से नीचे हमारी नमनेस है, सुनपन है, हुँ, हाथों में नमनेस आ गई है, तो मतलब कि न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गई है। तब ओके। अगर हम उनका अगर नर्व कंडक्शन टेस्ट कराएँगे, तो हमें पता चलेगा कि उनके नर्व स्टार्ट डैमेज। हुँ, आँखों के आगे बादल-बादल दिख रहे हैं मुझे, हुँ, मतलब कि आँखों का पर्दा जो कहते हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट खराब हो जाए, पैरों की ब्लड सप्लाई की नसें खराब हो जाएँ, अल्सर्स बन जाते हैं, आर्टीरियल अल्सर, डायबिटिक फुट अल्सर। मतलब मैं कहूँ तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई पेशेंट चूज़ करे ना कि मुझे हुँ, एचआईवी हो और शुगर हो, तो तो बेटर चूज़ एचआईवी, उधर क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशंस कम है। मैनेजमेंट हुँ, मैनेजमेंट बहुत ईज़ी है हुँ, और पेशेंट इतना परेशान नहीं रहता जितना शुगर में रहता है। पहले लोग इतना डरते थे एड्स से, बट एड्स इतनी डेडली कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी डायबिटीज़ की है। डायबिटीज़ है। और पहले हम डायबिटीज़ को कभी-कभी सुनते थे, हाँ जी। किसी-किसी को सुनते थे, जी। जैसे मैं बोलता हूँ। बट अब बहुत ज़्यादा मतलब अपनी रिश्तेदारी में तो ऐसा हो गया है, कॉमन वर्ड हो गया ना एकदम। बिल्कुल। जैसे होता है खाँसी, जुकाम, बुखार, हुँ। तो डायबिटीज़ उसके साथ जुड़ गया है। तो अब ऐसे रिएक्ट ही नहीं होता, अच्छा डायबिटीज़ है, हाँ मेरे को भी है, उसमें क्या दिक्कत है? हुँ, तो हुँ। लोगों को मतलब ऐसा कॉमन कर दिया है इसको तो। बट हाँ, अगर लाइफ़स्टाइल मेंटेन करेंगे तो मेरे हिसाब से डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। ना? क्या डायबिटीज़ फुल्ली रिवर्स भी हो सकती है कि हाँ, डायबिटीज़ आई है, प्री डायबिटिक या मुझे डायबिटिक हूँ मैं और उसे अब डायबिटिक से हट सकता हूँ। मेरे पे से ठप्पा हट सके डायबिटिक का, क्या हो सकता है ऐसा? देखो वैसे तो बुक्स कहती है नहीं, हुँ, बट पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। देख ड जो ये क्रोनिक इलनेस होती है, डायबिटीज़ है, इनका कोई एक सिंगल कॉज़ नहीं होता। जैसे हम टाइफाइड कह देते हैं, टाइफाइड का तो एक बैक्टीरिया होता है। उसको हम अगर हम मार देंगे, तो हमारा टाइफाइड मर जाएगा, हुँ, तो टाइफाइड ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ का कोई एक सिंगल कॉज़ नहीं है, देयर आर मल्टीपल कॉज़ेज़। अगर हमें पता चल जाए कि भई इस पेशेंट को जो कॉज़ है, वो ओबेसिटी है। ओके, अगर उसने अपने आप ओबेसिटी को कंट्रोल में ला दिया, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो डेफ़िनिटली शुगर रिवर्सिबल है। हुँ, रिस्क फैक्टर अगर अल्कोहल है, उसने अपना अल्कोहल छोड़ दिया, तो डायबिटीज़ क्योर है। अगर उसका रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, उसने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी, तो डायबिटीज़ क्योर है। हाउ मच? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ सेफ इन डायबिटिक पेशेंट? ऐसे तो मैं कहूँगा कि इट्स नॉट सेफ, कि भई मैं तो क्या कहूँगा कि ना ही शराब पिएँ, ना ही स्मोकिंग करें, बिकॉज़ इनसे तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ बनती हैं। हुँ, लेकिन अगर कोई इंसान रह ही नहीं पाता, तो एक हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ अल्कोहल इज़ लाइक कि 5 टाइम्स हफ्ते में 5 बार 2 पैक पी सकता है। किसके? बियर, वोडका, व्हिस्की व्हिस्की, व्हिस्की व्हिस्की के, यस, तो वो सेफ है 6 एंड स्मोकिंग? स्मोकिंग आई सपोज़ कि नॉट नहीं करे स्मोकिंग से, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारी होती है, कैंसर-वैंसर है। हुँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, तो 1 टू 2 स्मोक पर डे ले सकता है। स्मोकिंग किल्स स्लोली, सो हू इज़ इन हरी? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन ह्यूमन बॉडी। वही मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस, अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हम जो लोग जो खाते हैं तो उस खाने की वजह से जो शॉर्ट फॉर्म है मेरे हिसाब से आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो ग्लूकोज है ना? तो वो ग्लूकोज को हमारी किडनी रिफिल्ट्रेशन करती है। इज दैट ट्रू? रिफ़िल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन करती है, रिफिल्ट्रेशन करती है ग्लूकोज को, नहीं, एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट करती है। हुँ। तो उसकी वजह से खराब होती है किडनी या फिर किस रीजन से खराब हो रही है? देखो हमारी किडनी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, एसजीएलटी2 रिसेप्टर्स, ओके। प्रॉक्सिमल कॉन्विगलेटेड ट्यूब्यूल्स में। हुँ, उनका काम यही होता है कि जो एक्सक्रीट हो रहा है प्रोडक्ट्स, मेनली एसजीएलटी2 का काम होता है कि जो ग्लूकोज़ है उसको एब्ज़ॉर्ब करे, वो वहाँ से पीसीटी में से। तो एब्ज़ॉर्ब होके वो वापस ब्लड में घुस जाती है, एक्सक्रीट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी आई हैं, जो हम जो वहीं पे काम करती हैं एसजीएलटी2 रिसेप्टर पे, उसको वो ब्लॉक कर देंगी, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन रुक जाएगी और जो हमारी ग्लूकोज़ है वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगी। लेकिन जो हुँ। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि उसकी वजह से खराब होता है क्या किडनी?
डायलिसिस पे पेशेंट किस रीजन से जा हाँ, रहा है डायलिसिस आजकल? पे किस वजह नेफ्रोपैथी कैसे होती है? हम्म। तो नेफ्रोपैथी का रीज़न ये होता है कि हमारी जो जैसे एक्स्ट्रा शुगर रहने लग गई, तो हमारे जो एक तरीके से कहते हैं किडनी के जो यूनिट सेल होते हैं नेफ्रॉन्स, हम्म। उसके अंदर एक छन्नी होती है, देसी ओके। भाषा में बोलूँ हम्म। मैं। छन्नी का काम होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, वो अपने पास बचा के रखे हम्म। और जो बेकार चीज़ें हैं, उनको निकाले। तो जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन है, हम्म। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं एक्सक्रीट होना चाहिए यूरिन में। अगर प्रोटीन का एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में से प्रोटीन एक्सक्रीट होने लग गया, तो हमारी जो छन्नी है वो खराब हो जाती है। तो ओके। पहले हमें बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनुरिया, मतलब कि हम्म। बहुत बहुत पतली मात्रा में प्रोटीन निकल रहा है। वो शुरुआत होती है स्टेज की। फिर होता है मैक्रो, हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलने लग गया। फिर इतना ज़्यादा प्रोटीन निकल गया कि हमें विजिबल होने लग गया। झाग वाला पेशाब करता है पेशेंट। कहता है मुझे झाग आते हैं बहुत ज़्यादा पेशाब में। तो वो एक स्टेज ऐसे-ऐसे करके बढ़ती है और वो हमारे नेफ्रॉन्स जो हमारे किडनी के यूनिट सेल्स किडनी के सेल्स हम्म। होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इस तरह से किडनी हमारी मतलब फंक्शन नहीं करती और डायलिसिस पे आ जाता है पेशेंट। तो बेसिकली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसे हल्का सा भी लग रहा है कि उसके यूरिन में झाग या फिर कुछ भी ऐसा अजीब हो रहा है, हुँ, तो उसे तुरंत ही टेस्ट करा लेना टेस्ट चाहिए कराना अपना चाहिए। यूरिनेशन का। यस। दैट विल बी सेफ। और जो आप बता रहे थे कि SGLT2 रिसेप्टर है, उसको कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जा ही नहीं पाता ऊपर बॉडी के हुँ, अंदर, तो वो तो हुँ, बेटर सिचुएशन हो गई ना। बिल्कुल। तो ये तो फिर कहाँ से यूरिन से पास आउट हो जाती है वो? यस। हम्म। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनका आप सुनोगे ऐसा-ऐसा काम है। कुछ कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं वो पेट में ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन रोक देती हैं। ओके। वो फिर एज़ इट इज़ एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। कुछ दवाई ऐसी हैं जो जैसे बताया किडनी पे उसका एक्सक्रीशन करा देती हैं। हम्म। तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई हमारी एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट भी साइंस। आ चुका है डायबिटीज़ का। तो हम्म। बेटर ये है कि लोगों के दिमाग में रहता है कि देसी दवाई खा के हम शुगर ठीक कर लेंगे हम्म। या करेले का जूस पी के हम शुगर ठीक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप डायबिटीज़ का कंट्रोल आप दवाइयों से साथ-साथ अपना आप जो देसी मेडिकेशन करते हो जैसे ये हम्म। करेले का जूस, ये आप करो। इनका कोई भी डॉक्टर मना नहीं करेगा लेकिन मेडिसिन ज़रूर लें। वरना कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं शुगर की कि अगर एक बार कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो गई ना तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एक डॉक्टर के लिए और पेशेंट भी परेशान रहता है। जस्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि डॉक्टर से स्टार्ट करते हैं दवाइयों को, लाइक ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन विद हुँ, 2 mg 3 mg। हुँ, तो क्या दवाइयाँ आगे यही बढ़ानी चाहिए या इन्हें हम कम करेंगे तो ये कम होनी चाहिए मतलब? मैंने देखा ज़्यादातर केसेज़ में बढ़ती जाती हैं। पहले 1 mg से स्टार्ट हुई, 2 mg, बट होना तो रिवर्सिबल चाहिए ना, बिल्कुल। है ना? कि अगर मैंने डाइट उस तरह से फ़ॉलो की, अपना लाइफ़स्टाइल ऐसे फ़ॉलो किया, हुँ, तो जहाँ मैं 2 mg पे हूँ, तो उसे कोशिश करूँ कि मैं 1 mg पे लाऊँ। तो जनरली जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो ग्लिमप्राइड एंड मेटफॉर्मिन होती है। तो वो कैसे रूल करती हैं हमारी बॉडी के अंदर? वो इंसुलिन प्रोड्यूस कराती हैं या फिर ग्लूकोज़ लेवल को कम करती हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम बात करते हैं ये जो पहले यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती हुँ। हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ ड्रग इज़ मेटफॉर्मिन। ओके। ठीक है? जो ग्लिमिप्राइड की बात कर रहे हो, ये सल्फोनाइलयूरियाज़ रेंज में आती हैं। क्लासिफ़िकेशन करें तो हम सल्फोनाइलयूरियाज़ होती हैं ग्लिमिप्राइड। तो सल्फोनाइलयूरियाज़ का काम होता है इंसुलिन सिक्रीशन का। लेकिन जो मेटफॉर्मिन है उसका उसका बिल्कुल डिफरेंट है मैकेनिज़्म। आज भी वो नंबर 1 ड्रग है कि कोई भी आप फिज़िशियन के पास जाओगे या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो आपका कहेगा कि आपकी अभी-अभी शुरुआत हुई है, तो डेफ़िनिटली आप देखना उसके पर्चे पे लिखा होगा मेटफॉर्मिन। ओके। वो शुरुआत हमेशा मेटफॉर्मिन से करेगा। क्यों? सबसे पहली ड्रग और अब तक इतनी इतनी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है डॉक्टर्स की, हुँ। वो इसलिए क्योंकि मेटफॉर्मिन का काम बहुत ही डिफरेंट है। वो मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जो जो कॉज़ कर रहा है शुगर को, वो कॉज़ कॉज़ को ख़त्म करेगा। डेफ़िनिटली वो शुगर का जो ब्लड लेवल है वो कम तो करेगा, लेकिन हुँ। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा, हमारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेगा। जो मेनली बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है लिवर से सिक्रीशन होता है हमारा ग्लूकोज़ बनने का, हमारे सिक्रीशंस को कम करेगा, हुँ। ठीक है? और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जो हमारी सेल्स अपटेक नहीं कर पा रही, हमारी मसल्स ग्लूकोज़ को अपटेक नहीं कर पा रही हैं, तो हमारी अपटेक बढ़ाएगा मेटफॉर्मिन। तो इज़ अ ओके। वंडरफुल वंडरफुल ड्रग। हुँ। तो बेसिकली इसे हम आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गन्ने की मशीन होती है ना, गन्ना डालने पे जूस निकलता है, हुँ, तो वो जूस की तरह का काम करता है। बट अगर वो कंट्रोल में ही रहे तो ड्रग, मतलब आप कोशिश करें, कोई भी पेशेंट है तो, कि वो कम से कम एमजी यूज़ कर पाए उसका हुँ। और लाइफ़स्टाइल को बेटर देखो करके। बात रही डोज़ बढ़ाने की, हुँ।
तो देखो जिसको शुगर होता है हुँ, वो पेशेंट से पूछो कि डॉक्टर उसको इतना परहेज लिख देता है, वो बेचारा नहीं कर पाता क्योंकि वो हुँ, बचपन से इतना मीठा खाता आ रहा है। हुँ, देखा जाए तो आप कि आप अपने घर पे भी देखना कि सबकी हैबिट होती है खाना खाने के बाद तो यार कुछ मीठा तो खाते ही हैं, कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए। तो लोग बिना मीठे खाए नहीं रह सकते, बहुत हुँ, मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ बचपन से खाते आए हैं वो अचानक से कह दे डॉक्टर बंद कल से, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्रेविंग होती है बॉडी में। हुँ, तो अगर कोई अपना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे, तो आप देखोगे या तो उसकी मेडिसिन उतनी रहती है या कम होएगी, हुँ। फॉर श्योर। लेकिन लेकिन कोई परहेज़ नहीं कर पाता, तो उसकी विद टाइम मेडिसिन की डोज़ हमें बढ़ानी पड़ती है। हाउ डायबिटिक अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ? देखो क्या होता है, ये जितनी भी क्रोनिक इलनेस होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक तो पेशेंट को ये लगता है कि यार मुझे ही क्यों? हुँ, मुझे ही क्यों हुआ? तो इस सोच में ही खुद को बहुत ही तंग होता रहता है कि मुझे क्यों हो गया? मुझे क्यों दवाई खानी पड़ रही है? उसका लाइफ़स्टाइल हमेशा दिमाग में रहेगा कि यार शुगर है, हुँ, मुझे अब दवाई खानी है। हमेशा दिमाग में थॉट चलता रहेगा। तो वो मेंटली इंसान को बहुत ही वीक कर देता है। प्लस उसको डर रहता है कि आज मैंने अगर ये खा लिया, मुझे ये खाने का मन है, मुझे ये खाने को नहीं मिलेगा, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है? तो ये मेंटली इंसान बहुत वीक हो जाता है। हुँ। प्लस सोचता है कि आज मुझे काश ये खाने को मिल जाता, तो आज मज़ा आ जाता। तो हुँ, एक हैप्पीनेस होती है इंसान को खाना इज़ लाइक कि इंडियंस में तो बहुत कूट-कूट के भरा होता है कि मुझे बहुत तो आज ज़्यादा। यही खाना है और उसको जब नहीं मिलता तो इंसान परेशान हो जाता है। उल्टा घर हुँ, वाले भी कहते हैं ये सारा दिन ये खाता है, वो खाता है। फिर उसकी ज़िंदगी से एक टाइम में टेस्टी फूड ही चला जाता है। तो इसलिए तो वो ज़रूरी है कि मेंटली आप स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करके चलें। हाँ। और वैसे मैं तो बनिया फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, हमारे यहाँ तो अलग ही महत्व है खाने का। स्पोर्ट्स की बात कम, खाने की ज़्यादा होती है तो मेंटली इंसान इसलिए क्रोनिक इलनेस में सोचता रहता है कि मुझे दवाई भी खानी है, और लाइफ टाइम खानी है। लाइफ टाइम खानी है, हुँ, तो इसलिए इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में ना जाएँ और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। बस। रेगुलरली बात यही हो रही है, बस लाइफ़स्टाइल मेंटेनेंस से हो सकता है। कॉमन क्वेश्चन कॉमन तो नहीं बोलेंगे, बट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का, हाउ डायबिटीज़ अफेक्ट माय सेक्स लाइफ? देखो एक्चुअली कई मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज़ मतलब कि इरेक्शन में प्रॉब्लम है मेरे हुँ, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लग गया है। तो हम उनको पता भी नहीं होता दे आर डायबिटिक है उनको। तो हम जब कहते हैं सबसे पहले अपना शुगर लेवल चेक कराओ या फिर उनको हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन कह लो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जितनी क्रोनिक इलनेस है। अगर हम अपना बीपी और शुगर अनकंट्रोल रखेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। जैसे हुँ, मेरे पास आज ही इनफैक्ट एक पेशेंट आया और ओके, उसकी कंप्लेंट थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। मैंने शुगर लेवल कराया देयर 464। ओह! तो मैंने उनकी शुगर आज स्टार्ट करी है। मैंने उनको फ़ॉलो-अप के लिए 2 वीक्स बाद बुलाया है। अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो डेफ़िनिटली ये प्रॉब्लम भी अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो उनको डायबिटीज़ पहले से ही डायग्नोज़ था या आज हुआ है? आज डायग्नोज़ हुआ है, उनको पता ही नहीं था कि ओह! वो दे आर मतलब कि उनको तो एक और डायबिटीज़ है। नया सिम्पटम जुड़ गया। येस, ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हुँ, हाई लेवल कॉम्प्लिकेशन हो गई ये तो। हुँ, जेनेटिकली भी असर जेनेटिक करता है? बिल्कुल। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं हुँ, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है जेनेटिकली कि फ़ादर को है तो बेटे को होगा या डॉटर को होगा, तो ये कॉमन होता है। अगर पेरेंट्स को है, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो बच्चों को लेने चाहिए कि उन्हें डायबिटीज़ ना हो? देखो, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि शुगर बचपन से ही बंद कर दो। हुँ, शुगर खा सकता है, बट ये होता है कि पीरियडिकली चेक कराते रहें। एचबीएवंसी लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी ना होने दें, रिस्क फैक्टर से दूर रहें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना लें। मोटापा का तो ध्यान रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। मेनली इन सारी प्रिवेंशन से ही वो अपने आप को बचा सकते हैं। फैटी लिवर भी रीज़न हो सकता है? बिल्कुल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेस्ट डायमीटर है, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी मैंने जो हुँ, बताया, एक मेन रीज़न। फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, प्लस हुँ, हमारे पास हाइपरटेंशन है। हुँ। तो ये सारे रीज़न, फैटी लिवर है, ये सारे रीज़न की वज़ह से हमारा डायबिटीज़ बन सकता है। मतलब एक बीमारी दूसरी बीमारी को पकड़ के लेके आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इलनेस अगर हो जाती है ड्यूरिंग डायबिटीज़ तो उसे कैसे मैनेज करें? कि हाँ, मैं डायबिटिक तो हूँ,
बट मेरे को कोई और बीमारी भी हो गई, लाइक टाइफाइड फीवर तो बहुत कॉमन है, बट कुछ बड़ी कोई भी बीमारी जैसे जैसे सपोज ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गई, तो उस हम्म केस में मैं कैसे मैनेज करूँ? देखो ये बहुत चैलेंजिंग होता है एक हम्म, डॉक्टर के लिए, क्योंकि जितनी भी इलनेसेस होती हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस ले लो आप, या फिर कोई भी टाइफाइड भी ले लो, इनफैक्ट पेशेंट को सिंपल फीवर हो, जुकाम हो, तो उसमें भी हमारी बॉडी में इस तरह के सेल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। हम्म, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो एज सुन एज पॉसिबल हम अपनी डिसीज़ का ट्रीटमेंट लें। फिर अगर हमारे शुगर्स लेवल बहुत हाई हो गए तो हमारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर डॉक्टर कह रहा है कि मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी, तो उस टाइम पे 1-2 दिन के लिए हम बढ़ा देंगे मेडिसिन्स, उसके बाद वापस से कंट्रोल आ जाता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में मैंने काफी सुना है, वो क्या चीज़ है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इमरजेंसी की कंडीशन है शुगर की, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है। कईयों को बच्चों को नहीं पता होता कि उनको शुगर है, ओके। उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है। तो वो डायरेक्टली इमरजेंसी में लैंड अप होते हैं। हम्म, उनकी कंप्लेंट ये होता है कि एकदम सीवियरली पेशेंट बहुत इल होता है। हम्म, उनके पेरेंट्स ही लेकर आते हैं उनको, इनफैक्ट गोदी में कैरी करते हुए, कि मेरे बच्चे के अचानक से बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ, फीवर हुआ, या फिर बहुत ही सूखा, मुँह सूख गया, डिहाइड्रेटेड, डायरिया हो गया, कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, कोई भी एक्यूट इलनेस के साथ आते हैं। जब उनका, छोटे बच्चों का, हम शुगर चेक करते हैं तो दे मतलब ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं तो हाई शो होता है, और हम जब यूरिन में चेक कराते हैं तो देयर इज़ कीटोन्स पॉजिटिव। तो और हमारी एबीजी, अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक एबीजी होती है, उसमें कीटोन्स बॉडी पॉजिटिव आती हैं। मतलब कि हमारी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ब्लड के अंदर कि वो अब कीटोन्स में कन्वर्ट हो गई है। ओके। तो कीटोन्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। वो एक डेडली कॉम्प्लिकेशन होती है, और इनफैक्ट वो फर्स्ट एक तरीके से डायग्नोसिस बन जाती है उस टाइम पेशेंट की। हम्म, और इनका ध्यान सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपना रखना पड़ता है, और वो रेगुलरली अपना शुगर मॉनिटर करते रहते हैं जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, हम्म, क्योंकि वो दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स टाइप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इंसुलिन कैसे रोल प्ले करता है डायबिटीज के अंदर? देखो, इंसुलिन, सबसे पहले इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज से निकला, तो हमारी जो खून के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मसल्स को चाहिए, ग्लूकोज ग्लूकोज से हमारी शक्ति मिलती है। हम्म, ठीक है, तो शक्ति शक्ति किसको चाहिए? सेल्स को चाहिए हमारे। तो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो ब्लड से सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम किसका है? इंसुलिन का। हम्म, इंसुलिन क्या करेगा? जो शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाएगा, मसल्स तक पहुंचाएगा। हम्म। इसलिए मसल्स काम करती हैं, और शरीर इस तरह से वर्क करता है हमारा। तो जनरली जो लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि मैं दवाइयाँ ले लूंगा बट इंसुलिन नहीं लूंगा बाहर से, तो हम्म उसमें आपका क्या कहना है डॉक्टर? देखो, सबसे पहले मैं तो कहूँगा इंसुलिन सबसे वंडर ड्रग है। हम्म, इनफैक्ट हमारे 2022 में 100 साल हो गए इंसुलिन की खोज हुए। ओके। पहले जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट थे वो मर जाते थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ नहीं पता था इंसुलिन के हम्म, बारे में। लेकिन फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंसुलिन की खोज की एक डॉग से। पता चला कि उन्होंने बहुत रिसर्च करके कि हम रेगुलर इंसुलिन बना सकते हैं, ओके। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनिमल से, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करी। और वो एक तरीके से सबसे बड़ी खोज थी एक ऐसी बीमारी के लिए जो आज तक चली आ रही है। अगर हम्म, आज हमारे पास इंसुलिन ना होती तो हम कई जाने जगह गवा देते, क्योंकि हम्म, इंसुलिन इंसुलिन हमारी बॉडी में अगर नहीं बन रही है तो हमें अदर फॉर्म में तो देनी पड़ेगी। तो ओके। तो इससे बेटर है कि आप इंसुलिन की वो सिरिंज जो भी इंसुलिन तो होती है। आप टाइप 1 में तो हम्म, ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है। ओके। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं, हम्म, जब उनकी, मतलब कि ओरल मेडिसिन्स इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ चुकी है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, हम्म, तो एट द एंड हमारा ये इंडिकेशन रहता है कि आफ्टर फुल डोज ऑफ हम्म। ओएचएस, मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, अगर हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो हमें इंसुलिन पे लाना पड़ता है पेशेंट को। क्या कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि टाइप टू पेशेंट टाइप वन में कन्वर्ट हो गया जी। हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके टाइप बारे 1 में में बताओ। कन्वर्ट का मतलब लोगों को लगता है कि इंसुलिन पे आ गया। हम्म, लेकिन जो टाइप 2 वाले पेशेंट अगर हम इंसुलिन पे डालते हैं, उसका रीज़न कुछ और होता है, कि हमारे बॉडी में अब इंसुलिन जो बन रहा है वो डिफेक्टिव बन रहा है। हम्म, देयर इज़ डिफेक्ट इन इंसुलिन। तो अब हमें एबनॉर्मल इंसुलिन तो काम करेगा नहीं बॉडी में, तो हमें नॉर्मल इंसुलिन देना पड़ता है। तो एक तरीके से वो इंसुलिन टाइप 1 नहीं हुआ, एक तरीके से वो इंसुलिन अब डिपेंडेंट होता जा रहा है। हम्म। मतलब कि वो ओरल तो दवाइयाँ कर चल ही रही हैं, पर उसकी बॉडी में अब और ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा बहुत इंसुलिन भी काम करे और उसकी शुगर कंट्रोल रहे।
हमें अपनी शुगर कैसे मॉनिटर करनी चाहिए? ग्लूकोमीटर से जो स्ट्रिप्स आती हैं या फिर HbA1c जो टेस्ट होता है उसकी उससे? देखो HbA1c क्या होता है, वो हमारी बॉडी में डिटेक्ट करता है 3 मंथ्स की शुगर, जो आपने सुना होगा 3 महीने हुँ, वाली शुगर करा लो, 3 महीने वाली शुगर। तो ये एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करता है HbA1c। हुँ, अगर मोर देन 6.5 है तो डायबिटीज़ है पेशेंट को, और 5.7 टू 6.5 है तो प्री डायबिटिक है, और लेस देन 5.7 है वो नॉन डायबिटिक है। तो HbA1c लेवल हमारा वो बताता है कि हमारी शुगर कंट्रोल चल रही है इस वक्त, या हुँ, पुअरली कंट्रोल चल रही है, या एक्सट्रीमली गुड चल रही है, या वेरी एक्सट्रीमली गुड चल रही है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, फर्स्ट टाइम आया, उसकी HbA1c लेवल सपोज 11 है, हुँ, मैंने दवाई स्टार्ट कर दी। दवाई स्टार्ट करने के 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद मैंने चेक कराया दोबारा से, तो उसकी अगर HbA1c लेवल 7 तक आ गया, तो मतलब कि वो बहुत एक्सट्रीमली वेरी गुड कंट्रोल्ड हुआ। लेकिन अगर उसका HbA1c लेवल स्टिल उतना ही रेंज में आया, थोड़ा कम आया 10, तो मतलब कि हम सही दवाई नहीं दे रहे हैं। तो ओके। हमें अपनी शुगर्स की मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। तो HbA1c एक बहुत अच्छा टूल है कि हमें किस तरह से मेडिसिन देनी है, और किस तरह से मॉनिटर करना है, और बार-बार अगर हमें दवाई चेंज करनी पड़ रही है तो क्यों, कौन-सी करनी है, कैसे करनी है, तो हमारा HbA1c लेवल बताता है। और जो रैंडम ग्लूकोमीटर से हम हुँ, चेक करते हैं, तो वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। मेनली जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो हम फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल शुगर चेक करने के लिए कहते हैं, 2 आवर्स पोस्ट मील। तो अगर हमारे वो रेंज भी, अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर पेशेंट मॉनिटर कर रहा है, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस से उनको प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि इनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब होती हैं डायबिटीज़ हुँ, की। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट मॉनिटर कर रहा है, और उसके स्टिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम मेडिसिन बढ़ा के उनको अभी एक्चुअल में कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो हुँ। डेली मॉनिटर करना बहुत हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट HbA1c लेवल भी बहुत अच्छा टूल है, और डेली शुगर मॉनिटरिंग विद ग्लूकोमीटर भी बहुत अच्छा टूल है। मेरे को लगता है कि डेली वाला अच्छा है क्योंकि दोनों ही बेटर हैं, बट एक तरीके से कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा है टेस्ट कराने के लिए, मैं घर में खुद ही कर चेक कर सकता हूँ। लेता हूँ। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा टूल है। बेटर है। फास्टिंग क्या रोल प्ले करता है इन डायबिटीज़ पेशेंट? अगर मैं डायबिटिक पेशेंट की बात करूँ तो वो फास्ट रख सकता है या नहीं रख सकता सर? देखो जो फ़ास्ट होता है, फ़ास्ट में क्या होता है, जो भी पेशेंट है जिसको हुँ, डायबिटीज़ है, तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए कुछ नहीं खाएगा। हुँ, ठीक है? सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि अब मुझे मेडिसिन्स लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मेडिसिन में को ऐसा ना हो कि कहीं हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, हुँ, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशन है। उसमें भी इमरजेंसी में पेशेंट चला जाता है। शुगर कम होना इतना खतरनाक है, इतना शुगर बढ़ना नहीं है। हुँ, क्योंकि शुगर कम हो गया तो इंसान बेसुध हो जाता है, उसको खुद ही नहीं पता होता मुझे क्या करना है। अगर घर पे अकेला हो गया, तो उसमें तो कई बार लाइफ भी चली जाती है। ओके, तो इसलिए फ़ास्ट जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उसमें इंडिकेटेड होता है शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स, हुँ, कि छोटा-छोटा खाएँ और थोड़े-थोड़े गैप में खाएँ। हुँ, लेकिन फास्टिंग में बहुत लंबे पीरियड के लिए कुछ ना खाना, वो सेफ़ नहीं है। प्लस सारा हुँ, शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, प्लस अपनी मेडिसिन्स हम नहीं खा पाएँगे। तो हुँ, इसलिए तो मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, मैं मना तो नहीं कर हुँ, हुँ, सकते, बट उसके लिए अल्टरनेटिव्स ये होते हैं कि भई कुछ फ्रूट्स खा लिए, जो इंडिकेटेड है डायबिटिक्स पेशेंट के लिए, या सैलेड खा ली। तो उसके साथ हम अपनी डोज़ भी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं कि भई उस दिन मेरा फ़ास्ट है, तो हम हुँ, इस कम डोज़ पे ले लें, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकें। हुँ। प्लस बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिया मुझे तो पता है, बट एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारी शुगर्स लेवल हुँ, लेस देन 40 या 50 इतने से कम में चले जाएँ, तो उसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि पेशेंट को अचानक से घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन महसूस होना, पैल्पिटेशन, और अचानक से बहुत ही स्वेटिंग होने लग हुँ, जाएगी, और कुछ अगर और भी डाउन हो गई, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसको नहीं पता होगा। अगर अनकॉन्शियस स्टेट बहुत देर तक रही, तो ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, और ब्रेन हुँ, डेड भी हो सकता है। तो ये डेडली कॉम्प्लिकेशन होती है। इनफैक्ट पेशेंट को इतना अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसके सारे रिफ्लेक्स भी बंद हो जाते हैं। कई बार पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं हमारे पास, तो हम चेक करते हैं, देयर इज़ नो रिफ्लेक्स, हमें तो ऐसा लगता है कि पेशेंट ब्रॉड डेड तो नहीं है। लेकिन जब ओके, हम शुगर बताते हैं पेशेंट की, भई हुँ, शुगर रीडिंग्स ये आ रही हैं, फॉर 30 आ रही है, तो हम जैसे ही D25 देते हैं, पेशेंट एक्टिव हो जाता है बिल्कुल। हुँ, तो इट्स लाइक कि ऐसा लगता है कि ये तो भगवान है हमारे तो लिए। जान डाल दी जान इसने। डाल दी इसमें। तो तो जनरली तो पेशेंट वो होते होंगे जिन्होंने फास्ट किया होता होगा, जी, इस केसेज़ में तो, जी, क्योंकि उन्होंने ग्लूकोज़ लैक्टोज़ लिया नहीं बट उनके में इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बन गई बिकॉज़ ऑफ उनकी मेडिसिन्स की वज़ह से। जी। तो
याद क्या रखना चाहिए कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो? देखो फास्टिंग कर रहे हो तो मेडिसिन मत लो, हुँ, क्योंकि मेरे पास सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया लैंड अप हो गए कि हमने जी दवाई खा ली और कुछ हुँ, खाया नहीं, इंसुलिन लगा ली और उन्होंने कुछ खाया नहीं। हुँ, तो शुगर तो कम होएगी क्योंकि दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, और पेशेंट हाइपो में चला गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हुँ। एक टाइम को हम हाई शुगर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत एकदम ऐसे इमरजेंसी में आएगा तो बहुत पेशेंट भी बहुत मतलब रिस्क है, हाइपरग्लाइसीमिया तो मैनेजेबल है, बट हाइपो नहीं। अगर वो घर पे हाँ, अकेला है। घर पे भी। अगर इमरजेंसी में आ गए तो डॉक्टर ठीक करेगा ही। हाउ कैन अ पेशेंट मैनेज हिज लाइफस्टाइल विद डायबिटीज? लाइफ़स्टाइल ऑल्टर्ड तो हो जाता है, देखो शुगर है कि क्या खाएँ, कैसे खाएँ? अगर मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मुझे क्या खाना है। हुँ, अपना डाइट शेड्यूल बनवाएँ डॉक्टर से कि मैं क्या-क्या खा सकता हूँ। अगर मुझे ट्रिप पे जाना है, क्या-क्या मैं कैरी कर सकता हूँ। तो हमेशा दिमाग में रहे कि हमेशा कुछ ना कुछ एक तो अपनी जेब में मीठा हुँ, क्योंकि अगर वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसको हाइपो हो गया, तो हुँ, कुछ मीठा एक्चुअली अगर चॉकलेट, टॉफ़ी या चीनी शुगर्स हो गई, तो अगर हाइपो के सिम्पटम्स आने लग गए, तो सबको पता होना चाहिए कि हाइपो के क्या सिम्पटम्स हैं और कब मुझे अपना शुगर चेक करना है। अगर शुगर उसको पता चले कि कम हो रहा है, तो कुछ मीठा खा लिया, सबसे पहले, हुँ, कि उस टाइम वो हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाए। और अगर उसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो अपनी मेडिसिन्स कैरी करे, प्लस अपनी डाइट कुछ ना कुछ खाने चीज़ें का पूरा जो शेड्यूल है, वो बना के लेके जाए। हुँ, और हमेशा अगर लाइफ़स्टाइल में ऐसा है कि भई मैं सुबह 8 बजे काम पे जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, तो हमेशा लंच बॉक्स कैरी करें। ऐसा ना हो कि अपनी मील स्किप करें। प्रॉपर 3 टाइम मील्स ज़रूरी है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर। हुँ। प्लस बीच-बीच में कुछ-कुछ खाते रहें, जैसे भुने हुए चने हो गए, सैलेड हो गए, सूप हो गए, जितना हेल्दी भी चीज़ें। हेल्दी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं तो सारे पेशेंट्स को अपना डाइट चार्ट देता हूँ कि भाई ये चीज़ें ज़रूर करें। हुँ। ऐसा ना हो कि आपकी कोई मील स्किप हो जाए। अगर मील स्किप हो तुम सोचते हो कि मैं ना खा के अपना शुगर कंट्रोल कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। आई होप सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीड नॉट टू वरी, डॉक्टर इज़ ऑलवेज़ विद अस। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। सेम हियर। मुझे लगा कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा कुछ पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा। न्यू थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस। नॉलेज तो मुझे भी मिली। बाकी थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल नॉलेज टू आवर क्लाइंट्स, हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वी थैंक विल यू। मीट सून अगेन थैंक यू। और चर्चा करेंगे जो हमने चीज़ें छोड़ दी उनके ऊपर। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू वेरी मच।